जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है कि 23 जून को आपका पीएससी एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए हैं और लगातार देते रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की भी आप तैयारी कीजिए पीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये प्रश्न सिर्फ पीएससी तक ही सीमित नहीं है, अन्य किसी भी परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं ये पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी का। आज पहला वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का। पहला प्रश्न है, भारत में क्रमानुसार शीर्ष 1% वाले 3 राज्यों का समूह कौन सा है? 3 राज्य। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत में वन क्षेत्र है कितना। इस समय भारत में कुल वन क्षेत्र है 24.6%। ये भारत का कुल वन क्षेत्र है, 24.6%। इतना भारत में कुल वन क्षेत्र है। इसमें न सिर्फ फॉरेस्ट कवर बल्कि ट्री कवर भी शामिल है। फॉरेस्ट और ट्री कवर का मतलब क्या होता है? घने जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आते हैं, और शहरों में, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या गाँव में जो भी रहवासी इलाकों में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ट्री कवर कहते हैं। तो भारत में ट्री कवर 2.9% है और 21.7% फॉरेस्ट कवर है। दोनों को मिला लो तो कुल वन क्षेत्र आ जाता है। तो कुल वन क्षेत्र भारत में 24.6% इस समय अस्तित्व में है। विद्यार्थियों, ये भारत में कुल वन क्षेत्र है आज की तारीख में। होना कितना चाहिए? होना, राष्ट्रीय भारत जो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, उसमें बताया गया था 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जहां का वन क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के तहत निर्धारित 33% से भी ज़्यादा है। तो इस समय कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां वन क्षेत्र 33% से ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश राज्य जिनमें वन क्षेत्र 33% से ज़्यादा है वो बहुत छोटे राज्य हैं। तो इसीलिए उनका ओवरऑल वेटेज उतना नहीं है कि भारत में कुल वन क्षेत्र को बढ़ा सकें। ये भारत में बड़े बड़े राज्यों में वन क्षेत्र कम है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र है। और वहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कुल मध्य प्रदेश की भूमि का केवल 30% क्षेत्र पर वन है। तो इस प्रकार नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुरूप भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मिजोरम नंबर 1 पर है। मिजोरम में इस समय लगभग 85% भूमि मिजोरम की वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश 79% और मेघालय लगभग 76%। इस तरह से यही तीनों राज्य, तो आंसर है सही बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद अगली बात आती है, अगला प्रश्न, सही जोड़ी पहचानिए। सही जोड़ी आपको बनानी है और उस सही जोड़ी में आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झीलों के बारे में ये सही जोड़ी दी गई है विद्यार्थियों। तो पुलिकाट झील, जैसा कि हम जानते हैं पुलिकाट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो यहाँ आंसर में तमिलनाडु लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसको सही करोगे क्योंकि इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी है। लेकिन आगे भी जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए दुविधाजनक, तो आपको विद्यार्थियों थोड़ा सा पूरा प्रश्न समझना है। रूपकुंड झील, ये रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, तो ये पूरी तरह से गलत है ये वाला। उसके बाद रुद्रसागर त्रिपुरा में है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। चिल्का झील तेलंगाना में है, ये गलत है। अब आपसे क्या पूछा है? सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में यहाँ कौन सा आंसर होना चाहिए? तो रुद्रसागर त्रिपुरा में ये बिल्कुल सही है, और पुलिकाट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। इसका बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में और छोटा हिस्सा तमिलनाडु में है। तो ये दुविधाजनक प्रश्न हो गया, इसलिए ऐसे प्रश्न को हम कभी टिक नहीं करेंगे। हम उसी को टिक करेंगे जिस पर हम 100%, जिस पर हम संतुष्ट हैं। तो 100% सत्य इसमें है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, ये सही है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। इस प्रकार से सही आंसर सी होगा, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। चिल्का झील विद्यार्थियों आपको पता है उड़ीसा में है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये एक विशेष प्रकार की झील है जिन्हें लेगून लेक कहते हैं।
या कयाल भी कहते हैं। तो लेगून लेक का मतलब होता है ब्रैकिश वाटर लेक, ऐसी झील जो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं और समुद्र द्वारा लाए गए तलछटों के जमाव के पीछे वाले भाग में, तलछट जहाँ जमा देते हैं उसके पीछे थोड़ा सा भाग छूट जाता है, उसमें कालांतर में पानी इकट्ठा होते होते एक झील बन जाती है और समुद्र की तलछट एक बांध का काम करते हैं। इस तरह से झील समुद्र से अलग हो जाती है। तो वो चिल्का झील इसी प्रकार की है। ये भारत की सबसे बड़ी, न सिर्फ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी झील है। और जैसा मैंने कहा कि ये लेगून टाइप की झील है। लेगून को हिंदी में कयाल कहते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में कयालों का देश, कयालों का राज्य किसे कहते हैं? तो वो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा लेगून लेक पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर विद्यार्थियों हुआ रुद्रसागर त्रिपुरा, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये किस आधार पर हिमालय के हिस्से किए गए? हिमालय के हिस्से दो आधारों पर मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। एक रीजनल आधार पर यानी क्षेत्रीय आधार पर हिमालय की गणना, और दूसरा हिमालय के जो श्रेणी हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो हिमालयन श्रेणियां चार हैं। एक है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहद हिमालय, और उसके नीचे लेसर यानी मध्य हिमालय, और सबसे नीचे है शिवालिक। ये चार लगातार सीरीज ऊपर से नीचे तक हम पढ़ते हैं। अब बात आती है कि हिमालय, असम हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें रीजन वाइज हिमालय को बांटना है। तो अगर हम रीजन वाइज हिमालय को बांटें तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय आएगा विद्यार्थियों। तो कश्मीर हिमालय, जिसे हम काराकोरम हिमालय भी कह देते हैं, जहाँ काराकोरम चोटी है। उसके बाद अगला जो पार्ट आता है उसके बाजू में हिमाचल प्रदेश है, तो उसे हम आगे चलकर वैसे पंजाब हिमालय के दायरे में भी उसको हम ले आते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब हिमालय में आता है। उसके जस्ट बाजू में और नीचे आए तो उत्तराखंड वाला भाग आता है, उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं उत्तराखंड के नीचे आए और बाजू में तो उसे हम नेपाल, तो नेपाल में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के बाजू में आएंगे तो सिक्किम हिमालय, और या दूसरे शब्दों में अरुणाचल प्रदेश हिमालय जो जस्ट बाजू में है। इस तरह से इनको कैटेगराइज करते हैं। अगर आप कैटेगराइज करोगे तो अब आप देखिए, सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करते हैं। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है। सतलुज के बाद आगे बढ़ें तो उत्तराखंड का जो लास्ट बॉर्डर तमें उससे मिलता है आपके नेपाल हिमालय से, वहाँ काली नदी बहती है। तो इसलिए सतलुज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? सिंधु एवं सतलज। तो आप क्या कहोगे? ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। ये दोनों नदियाँ पंजाब हिमालय के बॉर्डर को बनाती हैं। काली एवं तीस्ता, काली मतलब नेपाल, नेपाल का पश्चिमी भाग, वहाँ पर काली नदी है, और नेपाल के पूर्वी भाग में तीस्ता नदी है। तो ये पूरे नेपाल हिमालय को डिनोट करता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र तीस्ता, ब्रह्मपुत्र तीस्ता, तीस्ता मतलब नेपाल का पूर्वी भाग, वहाँ से जो शुरू होता है हिमालय और कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक। तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से नामचाबार व पहाड़ी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता ये हो गया लास्ट वाला हिमालय, अरुणाचल प्रदेश वाला, या सिक्किम हिमालय कह दो आप उसको। और लास्ट में है तीस्ता एवं सतलुज। तो ये तो कहीं से कहीं तक किसी भी ऑप्शन में आएगा ही नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? असम हिमालय किसकी देन है? असम हिमालय कहाँ हो सकता है विद्यार्थियों? ब्रह्मपुत्र और तीस्ता हिमालय, ये असम हिमालय के अंतर्गत ये वाला पार्ट आएगा, जो सबसे आखिरी में है, जहाँ मैंने कहा था नेपाल का पूर्वी भाग, जहाँ से तीस्ता शुरू होती है और ब्रह्मपुत्र यानी लास्ट अरुणाचल को पार कर गए, तो पूरा ये असम हिमालय का भाग आ जाएगा। तो सही आंसर होना चाहिए ये वाला। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं अब हम इसी सीरीज में। अगले प्रश्न की जहाँ तक बात आती है तो भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? एक अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी हम जानते हैं, पहले तक तो ये होता था कि हिमसागर एक्सप्रेस को हम सबसे लंबी दूरी की गाड़ी कहते थे कि कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाती थी, तो इसीलिए हिमसागर एक्सप्रेस, लेकिन इसकी लंबाई थी 3700 किलोमीटर। और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई गाड़ी चलाई गई। तो जो नई गाड़ी चलाई गई वो है विवेक एक्सप्रेस,
और ये विवेक एक्सप्रेस, इसकी टोटल लंबाई 4160 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है कन्याकुमारी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक। तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ असम। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी विद्यार्थियों? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी हिमसागर हुआ करती थी कभी। अब सबसे लंबी दूरी की गाड़ी विवेक एक्सप्रेस है जो 4160 किलोमीटर है, जबकि हिमसागर एक्सप्रेस की कुल लंबाई केवल 3700 किलोमीटर हुआ करती थी। तो सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। कब आई होगी? हमने कहा स्वामी विवेकानंद के 150वीं पुण्यतिथि, 150वीं जयंती पर। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1963 में। 1963 से 150 साल अगर आप लगाएंगे तो 2013 नेचुरल है। तो 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और उसके बाद से लेकर अगर 150 साल हम जोड़ेंगे तो 2013 के आसपास 150 साल होते हैं। उसी समय ये विवेक एक्सप्रेस लाई गई थी और ये आज भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विद्यार्थियों, आपके सामने ये 4 नदियां दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? स्वाभाविक है, ये महाराष्ट्र से निकलती है और लास्ट में पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे आप, बैगई नदी, ये भी साउथ की ही नदी है और ये भी पूर्वी घाट में ही गिरती है, पूर्वी घाट में यानी बंगाल की खाड़ी में। पेरियार और पंबा ये दोनों केरल की नदियां हैं। केरल की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी अगर हम कहें तो वो पेरियार है। पेरियार के बाद केरल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी भरतपुजा, जो कि केरल में बहुत ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। भरतपुजा दूसरी बड़ी नदी है और तीसरे नंबर पर पंबा आती है। तो यहाँ पेरियार और भरतपुजा ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन पंबा चलती जरूर पश्चिम की तरफ है लेकिन वेम्बनाथ झील में ही गिर जाती है विद्यार्थियों, अरब सागर तक पहुँचती ही नहीं है। इसलिए यहाँ कन्फ्यूज़न वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पंबा। लोग अक्सर इसको पंबा को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे पंबा अरब सागर में नहीं गिरती, ये वेम्बनाथ झील में गिर जाती है, जबकि पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। इसलिए सही आंसर पेरियार है। भारत की कौन सी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्थित है? तो विद्यार्थियों, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल वर्तमान में चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो लगभग 360 मीटर ऊंचा है, यानी 1000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा पुल है ये चिनाब नदी का। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि इतना ऊंचा पुल अभी तक पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। इसलिए सही आंसर है इसका चिनाब। तो ये चूँकि भारत के संदर्भ में है, ये पुल बनकर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसको अभी तैयार हुआ है और इस पर अभी भी कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो ये पुल बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत याद रखने लायक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र में जैव विविधता कम पाई जाती है? या ये 4 क्षेत्र हैं। जैव विविधता तो एक ऐसा पॉइंट है विद्यार्थियों, हर जगह जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी जब भी कहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी सबसे कम कहाँ? दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ, वहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? रेगिस्तानी इलाकों में। तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि रेगिस्तानी इलाकों में डाइवर्सिटी सबसे कम होती है। और अगर यही बायोडाइवर्सिटी सबसे कम और कहाँ हो सकती है? देखो, रेगिस्तान 2 ही होते हैं, या तो बहुत ठंडे या बहुत गर्म। तो बहुत ठंडे मतलब, जैसा कि आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा, टैगा और टुंड्रा 2 प्रकार की जलवायु आपने पढ़ी होंगी। तो टैगा होती है 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, जहाँ की स्प्रूस जैसे कॉनिकल या कॉनिफर जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन टुंड्रा में केवल मॉस, लाइकेन जैसी काई के वृक्ष, छोटी छोटी काइयाँ या घास ऐसी होती है जो काई जैसी होती है, बस वो पाई जाती है। तो यही वो क्षेत्र हैं जहाँ पर वनस्पति उगी नहीं पाती। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए अनुकूल नहीं है। तो ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ये दोनों ही क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छे नहीं हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ गर्मी हो,
बारिश हो, सर्दी भी थोड़ी मोड़ी पड़े, लेकिन जरूरी नहीं है सर्दी बहुत ज़्यादा हो। सर्दी का बायोडायवर्सिटी में उतना महत्व नहीं है जितना कि बारिश का है। बारिश होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप खुद सोचिए, भारत के जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट बहुत अधिक बारिश वाला क्षेत्र है। हिमालय में बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हिमालय पर मॉडरेट बारिश है, और लेकिन नॉर्थ ईस्ट हिमालय, वहाँ तो बारिश अच्छी है। इसीलिए ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक बायोडायवर्सिटी है। अब रही बात उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन से हो गए? राजस्थान। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वो हो गए जो हमारे 7 बहनें और 8वां सिक्किम राज्य है, ये वो वाला क्षेत्र हो गया। तो इसमें भी बायोडायवर्सिटी है, और हिमालयन क्षेत्र में तो बायोडायवर्सिटी है ही। अब कौन सा बचा? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट सबसे कम बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। कारण क्या है? क्योंकि भारत में जो बारिश होती है उसका सबसे कम भाग पूर्वी क्षेत्र को ही मिलता है। पूर्वी घाट को उतनी बारिश नहीं मिलती, पश्चिमी घाट को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। पूर्वी घाट तक आते आते बारिश की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए इन चारों में अगर हम सोचेंगे तो पूर्वी घाट ही एक ऐसा है जहां सबसे कम बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है पूर्वी घाट। बाकी इन 3 क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी है। और आपको याद होगा जो एक हमने पढ़े थे हॉट स्पॉट वो क्षेत्र हैं जहां बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो रही है, या बहुत सारी प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। जहां की बायोडायवर्सिटी पहले बहुत अच्छी होती थी, उन्हीं क्षेत्रों में ये 3 क्षेत्र आते हैं जिन्हें हम हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी, भारत में जो 4 हॉट स्पॉट हैं इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों की बायोडायवर्सिटी चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है जो कि अब कम हो रही है। इसी क्षेत्र का नाम कहीं नहीं लिया जाता हॉट स्पॉट में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सत्य जोड़ी पहचानिए। तो सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी में आपके सामने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 4 भारतीय उत्पाद और साथ में राज्य में केवल कर्नाटक राज्य दिया गया है। ये अपने आप में थोड़ा सा अनूठा है, क्योंकि आपको लगेगा इधर पूरा कर्नाटक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत नहीं है, ये मैंने जानबूझ के दिया है कि प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। रबर, कॉफ़ी, आम, केला, इनका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे लोगे। तो देखिए, भारत में केरल में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है, तो कर्नाटक लिखा है, इसका मतलब गलत है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, इसलिए इसका आंसर ये सही है। जहाँ तक आम उत्पादन की बात है तो उत्तर प्रदेश आम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ये भी गलत है। केला सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो विद्यार्थियों, ये तीनों ही गलत हैं, लेकिन चौथा ये सही है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है। मैं यहाँ एक बात और बता देता हूँ आपको कि सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटका में ही क्यों होता है। केरल में भी होता है कुछ हद तक, लेकिन केरल में मसालों की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेरा तात्पर्य ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉफ़ी उत्पादन आखिर कर्नाटक में होने का कारण क्या है। विद्यार्थियों, कॉफ़ी के लिए जो अनुकूल माहौल चाहिए वो क्या? अच्छा पानी तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए ज़मीन में। अगर ज़मीन में पानी ठहर गया तो कॉफ़ी की जड़ों में कीड़े लग जाएंगे या गल जाएगी, कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो जो पश्चिमी घाट है उसके ढालों पर कॉफ़ी पैदा की जाती है। ढाल पर पानी तो खूब गिरता है, लेकिन ढाल होने के कारण ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, इसलिए कॉफ़ी के अनुकूल है। दूसरा, जितने भी कॉफ़ी के जो वृक्ष होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अपेक्षाकृत ज़्यादा चाहिए। उस स्थान पर बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त है। तो उस दृष्टि से ये क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। तो विद्यार्थियों, यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया था। कई बातें ऐसी होती हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक सीमित नहीं है, हमें उनके क्यों और कैसे भी पता होना चाहिए। अगर क्यों और कैसे नहीं मालूम तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो कोई भी रट लेगा कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, लेकिन क्यों? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मेगा फूड पार्क स्थित है? सबसे मेगा फूड पार्क का जो स्थापित किया गया भारतवर्ष में, वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में ही क्यों स्थापित किया गया? उसके पीछे भी लॉजिक है।
जैसा कि अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो फल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अन्य राज्यों में एक पर्टिकुलर फल हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम फलों की खेती की जाती है। और मैक्सिमम फलों की खेती करने के साथ ही आंध्र प्रदेश को इस तरह से डेवलप किया गया है कि आंध्र प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्यात भी आसानी से किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के आसपास जितने भी फूड जोन हैं उन सब से आसानी से वहाँ फूड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर ही भारत का सबसे पहला जो फूड पार्क था वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। हालांकि अब भारत के अन्य हिस्सों में भी फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दूध का उत्पादन अधिकतम होता है। विद्यार्थियों, दुग्ध उत्पादन, सबसे पहले आप ये जानें कि भारतवर्ष में कुल दुग्ध उत्पादन कितना होता है। वर्तमान में भारतवर्ष में कुल दुग्ध उत्पादन विद्यार्थियों लगभग 230 मिलियन टन दूध भारत में उपलब्ध है। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत के सामने अगर कोई देश है जो कंपटीशन कर सके तो वो अमेरिका, लेकिन अमेरिका का दूध उत्पादन वर्तमान में 110 मिलियन टन है। इसका मतलब अमेरिका भारत से आधा भी दूध पैदा नहीं करता। इस लिहाज से भारत के सामने कोई भी देश नहीं टिक सकता। इस समय दुग्ध उत्पादन में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी लीड बनाने के साथ नंबर 1 पर है। यहाँ अब विद्यार्थियों सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत में दुग्ध उत्पादन इतना क्यों होता है। अमेरिका जैसे राज्यों में, अमेरिका जैसे देशों में इतना दुग्ध उत्पादन क्यों नहीं है, भारत में ही इतना क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान भैंसों का है। और पूरी दुनिया में जितनी भैंसें हैं उसका 50% अकेले हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया में 50% भैंस, और पूरी दुनिया की भैंसों का 50% अकेले हिंदुस्तान में। यही कारण है कि हिंदुस्तान आज दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में जो जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसका लगभग 18% दुग्ध उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। विद्यार्थियों, सनातन काल से ही उत्तर प्रदेश को दूधो नहाओ पूतो फलों की संज्ञा दी गई है, ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को जो मिला वो आज भी कायम है। आज भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब दूधो नहाओ पूतो फलो, तो वो आशीर्वाद आज भी प्रासंगिक है हिंदुस्तान के लिए। ऋषि मुनियों की वाणी बेकार नहीं होती, खाली नहीं जाती, उसका असर आज भी देखने को मिलता है। तो सही आंसर विद्यार्थी हुआ उत्तर प्रदेश। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, और इसमें गलती होने की संभावना अक्सर रहती है। क्यों रहती है, आइए हम देखते हैं। कुल कितने राज्य हैं भारत में। सबसे पहले भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन इस प्रश्न को बच्चे तब से याद करते आए हैं जब से 29 राज्य हुआ करते थे, यानी जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। आज जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, उसके 2 भाग कर दिए गए हैं और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बारी आती है कि कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से ऐसे राज्य जो समुद्र के तट से लगते हैं, क्या उनमें से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी बॉर्डर समुद्र को टच करता है और जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी वो टच करते हैं, जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनका बॉर्डर न सिर्फ समुद्र को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच करता है। गुजरात पाकिस्तान को टच करता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल इधर साइड में बांग्लादेश को टच करता है। कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। 9 में से 2 निकाल दीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करते हैं, शेष बचे 7 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री सीमा पर हैं लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच नहीं करते। अब बात आती है और ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच नहीं करते। तो ऐसे राज्य आपको ढूंढना है, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो राज्य ढूंढने हैं जो पूरी तरह से भू अवेष्टित हैं, अर्थात लैंड लॉक्ड हैं। तो लैंड लॉक्ड राज्यों को ऊपर से क्रम से गिनिए आप। सबसे पहले हरियाणा लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से, इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर मध्य प्रदेश के जस्ट बाजू में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाजू में झारखंड और नीचे तेलंगाना।
ये 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी इनकी सीमा न समुद्र को टच करती न अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करती। तो 5 वो हो गए और 7 नीचे हो गए, तो 7 और 5 12, 28 में से 12 गए तो कितने बचे? 16। तो सही आंसर विद्यार्थियों क्या होना चाहिए इसका? इसका सही आंसर है ये 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। शेष 12 राज्य मैंने आपको गिनवा दिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। क्लियर हो गया? फिर किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है? जोग गरसोप्पा, जो कि कहाँ पर है? ये गरसोप्पा बांध शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है, लेकिन ऑप्शन में शरावती लिखा हुआ है, तो शरावती बांध का नाम नहीं है, शरावती नदी का नाम है। और उस नदी पर बनाए हुए बांध का नाम है जोग या जोग गरसोप्पा, और इसी बांध को कहा जाता है महात्मा गांधी, इसी को प्रपात को, जलप्रपात को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो यहाँ यही पूछा गया है कि किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, तो गरसोप्पा को कहा जाता है। शरावती नदी पर स्थित है, बाकी नीचे से कोई लेना देना नहीं है। भारत का सबसे, अगर बात किया सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचे जलप्रपात में कुंचिकल कर्नाटका में है। किस नदी पर है? बराही नदी पर। बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 445 मीटर ऊंचा है ये। तो कभी कभी गलती से लोग गरसोप्पा को भी कह देते हैं या महात्मा गांधी सेतु को भी कह देते हैं, गलत हो जाएगा। ये लगभग 200 या 250 मीटर ऊंचा है, इसलिए ये सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा कुंचिकल है। और अगर सबसे चौड़ा आ जाए तो विद्यार्थियों, बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई 150 मीटर है, तो वही सबसे चौड़ा है। तो सही आंसर होगा इसका जोग गरसोप्पा, यही इसका सही आंसर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य आपसे पूछा जाए तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न की स्थिति निर्मित हो जाती है। अधिकांश विद्यार्थी सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य लगाते हैं तमिलनाडु को। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे बड़ी मशीनरी है या सबसे बड़ा प्लांट है। मुप्पंडल नामक स्थान पर, कन्याकुमारी में है मुप्पंडल, वहाँ पर तमिलनाडु में सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 1500 मेगावाट के आसपास है। और तमिलनाडु का कुल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 10,300 मेगावाट है। 2021 तक तमिलनाडु आगे हुआ करता था, 2023 तक, 2023 में बहुत बड़ी जंप की गुजरात ने, और अब इसमें ऑप्शन में विद्यार्थियों गुजरात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन शायद पुराने ऑप्शन को समझ कर ही बना दिया गया। तो वर्तमान में तमिलनाडु, ये पुराने ऑप्शन के हिसाब से तो सही है, लेकिन वर्तमान में गुजरात नंबर 1 पर आ गया है। गुजरात की विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 11,000 मेगावाट के आसपास है, इसलिए वर्तमान में गुजरात नंबर 1 पर है। तो याद रखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है विंड पावर प्रोडक्शन पूरे इंडिया में 44,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उस 44,000 में से 11,000 अकेले गुजरात में, यानी पूरे भारत की 25% विंड पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो अकेले गुजरात के पास है। तो सही आंसर इसका तमिलनाडु ना होकर अब सही आंसर है इसका गुजरात। तो आप परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो गुजरात को ही आप टिक करेंगे, ना कि तमिलनाडु को। अब ये गलत हो जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अगली बात आती है कि यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों में हिमाचल प्रदेश ऐसा है जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ही ज़्यादातर है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा के ही स्रोत मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में हैं। लगभग 100% बिजली हिमाचल प्रदेश की आप कह सकते हैं इसी से। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है?
तो उत्तर पश्चिम भारत मतलब कौन सा भाग हो गया? भारत का थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम में आता है। और भारत के इसके अलावा राजस्थान के अलावा और साथ में आते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ से बारिश प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, यूरोप से चलने वाले चक्रवातों से भारत के उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, और यूरोप से चलने वाले इन्हीं चक्रवातों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो सही आंसर ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत में जितनी बारिश प्राप्त होती है उसका 2 से 3% बारिश उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। और ये जिस सीजन में होती है, कौन से सीजन में होती है विद्यार्थियों? 4 प्रकार की बारिश होती है हिंदुस्तान में। दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा शुरू हो चुकी है, आज 1 जून है, केरल में शुरुआत हो चुकी है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग 4 महीने का है, उसके बाद 15 सितंबर तक रहता है। उसके बाद अक्टूबर में लौटता मानसून शुरू हो जाता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लौटते मानसून का सीज़न है। इसके बाद फिर आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जनवरी फरवरी का महीना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए माना जाता है। भारत में राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को बारिश देता है, और साथ ही गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि उस समय गेहूं की फसल पकने की स्थिति में जाती है जनवरी फरवरी में। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस भारतीय कृषि के लिए या फसल के लिए वरदान है, तो वो है गेहूं की फसल। इसीलिए पंजाब हरियाणा में हम जानते हैं गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो विद्यार्थियों वहाँ के लिए ये अनुकूल दशाएं निर्मित करता है। साथ ही जम्मू कश्मीर में कौन सी फसल को उत्पादित ये महत्वपूर्ण साबित होगा जम्मू कश्मीर के लिए? तो जम्मू कश्मीर में इस समय जनवरी फरवरी में क्या रहता है विद्यार्थियों? जनवरी फरवरी में सेब की खेती होती है वहाँ इस समय। तो सेब की फसल के लिए भी पश्चिमी विक्षोभ अनुकूल है। इस तरह से इसका सही आंसर हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इन 4 प्रकार के जो भी लौटता मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मैंने सबके बारे में आपको बताया। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 73% बारिश इसी से होती है। लौटते मानसून की बारिश लगभग 13% है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनसे भारत में बहुत कम बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ ही महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बजाय हम कौन सी बारिश की बात करेंगे? एक हो गया चढ़ता मानसून, एक लौटता मानसून, और ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ जनवरी फरवरी, और इसके बाद आ जाता है प्री मानसून। केवल मार्च के महीने में भारत में बारिश की जिक्र नहीं किया जाता, अप्रैल और मई में फिर आ जाता है प्री मानसून। तो प्री मानसून के दौरान ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा उस समय देखने को मिलते हैं, उसी समय उठते हैं। तो प्री मानसून से होने वाली बारिश लगभग 11% है। इस तरह से 73, 13 और 11 ये हो गया 97, और 3% बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ये पूरा बारिश का एनालिसिस है भारतवर्ष में। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि 14 प्रश्नों में हमने ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। आइए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आइए देखते हैं। हम खारे पानी की झील की जब बात कर रहे हैं तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये न सिर्फ खारे पानी की बल्कि भारत की सबसे बड़ी झील है ये। इसके साथ ही पुलिकाट, बेम्बनाद, ये तीनों ही झीलें, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं, और तीनों ही ये लेगून लेक हैं। याद रखेंगे विद्यार्थियों, सभी लेगून लेक खारे पानी की होती हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, इसलिए ये खारे पानी की तीनों लेक हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, भारत की सबसे लंबी झील बेम्बनाद, लंबाई में सबसे लंबी है बेम्बनाद, लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 190 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी झील है। और हुसैन सागर ये भारत की मीठे पानी की झील है, जो कि अंदर है, अंदर की तरफ है, ना कि बाहर। हुसैन सागर ये झील कहाँ पर है? ये शायद तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है। पहले आंध्र प्रदेश में थी, शायद हो सकता है अब तेलंगाना में हो, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हुसैन सागर झील ये साउथ में है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के राज्य में से किसी की है। इसके बाद चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ भारत के जो राज्य हैं, आप ऊपर से शुरू करेंगे
तो चीन के साथ जम्मू कश्मीर को यहाँ शामिल नहीं करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, लद्दाख चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है और लद्दाख राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके नीचे आइए तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर, फिर उसके नीचे आइए तो उत्तराखंड, 2 हो गए। फिर पूरा बॉर्डर हटा दीजिए नेपाल वाला, फिर नेपाल के बाद तीसरा आएगा सिक्किम और चौथा आएगा अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो सही आंसर इसका 4 है। तो ये हमने विद्यार्थियों 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ ठीक लगेगी, और अगर ठीक लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आगे और भी इसी तरह के प्रश्न लेके आएंगे, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दें और आगे बढ़ जाएं। हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे और उससे जुड़े हुए अन्य जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। कहने को ये 16 प्रश्न है, लेकिन मैंने इनके आजू बाजू के प्रश्नों को अगर आप काउंट करें तो कम से कम 50 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि हम अगले बार और जोश और उत्साह के साथ आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर उपस्थित रहें। जय हिंद।